नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम दैनिक भास्कर का ये संपादकीय है औपनिवेशिक प्रपंच की निरंतरता। इसको बलवीर पुंज लेखक वरिष्ठ स्तंभकार इन्होंने लिखा है। भारत को विभाजित करने की औपनिवेशिक टूल किट आज भी कई रूपों में सक्रिय है। इसकी झलक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के हालिया विश्व भवन में मिलती है। यूक्रेन रूस सैन्य संघर्ष को मोदी का युद्ध बताने वाले नवारो ने भारत द्वारा सस्ती दरों पर रूस से की जा रही तेल खरीद पर कहा, इससे ब्राह्मणों को ही लाभ मिल रहा है। यह कोई आकस्मिक प्रतिक्रिया या अमेरिकी संदर्भ में दिया गया वक्तव्य नहीं है। यह उसी विश्वेल की ही कौपल है जिसकी जड़ें देश के भीतर पहले से ही रोपी जा चुकी हैं। जहां एक राजनीतिक समूह विकृत नैरेटिव गढ़कर दलित वंचियों को शेष हिंदू समाज के विरुद्ध खड़ा करने और मुसलमानों को मजहब के नाम पर एकजुट रखने का प्रपंच दशकों से रच रहा है। सच तो यह है कि भारत को कई टुकड़ों में विभाजित करने की विकृत आकांक्षा विदेशी शक्तियों की चिर स्थायी कुंठा रही है। उनके निशानों पर केवल ब्राह्मण ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदू समाज है। ब्राह्मणों का दानवीकरण कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र है। ब्राह्मणों के प्रति घृणा की जड़ें हमें सीधे 16वीं शताब्दी और उसके उपरांत गढ़े गए कुटिल प्रपंचों में दिखाई देती है। 16वीं शताब्दी में भारत के दक्षिणी हिस्से में जेसुइट मिशनरी फ्रांसीसी जोवियर का आगमन हुआ था तो तब उसने ब्राह्मणों को ईसाई मतांतरण के मार्ग का सबसे बड़ा अवरोधक मारा था। जो जेवियर ने 31 दिसंबर 1543 को टू द सोसाइटी एट रोम को पत्र लिखकर कहा, यदि ब्राह्मण विरोध न करें तो हम यहाँ सबको मसीह के चरणों में ले आएंगे, ईसा मसीह के। इतने वर्षों में मैंने केवल एक ब्राह्मण को ही मतांतरण किया है। इसके बाद जेवियर ने गोवा इंक्विजिशन का रक्त रंजित अभियान चलाया। इसमें केवल हिंदू ही नहीं बल्कि वे सीरियाई ईसाई भी शिकार बने, जो कैथोलिक रोमन चर्च के बजाय अपनी प्राचीन उपासना प्रसिद्धि का पालन कर रहे थे। चर्च की दृष्टि में यह इतना बड़ा अपराध था कि ऐसे लोगों की जीवी काट दी गई थी, तो जीवित रहते हुए उनकी चमड़ी तक उधेड़ ली गई थी। जेवियर के बाद 17वीं शताब्दी में रॉबर्ट डी नोबिला नामक एक अन्य जेसुइट मिशनरी भारत आया था। ब्राह्मणों की जन्म सम्मानित प्रतिष्ठा देकर उन्होंने साधु सन्यासी का वेश धारण किया और स्वयं को व्हाइट ब्राह्मण बताने लगा था। मतांतरण की इस युक्ति को लेकर के रोम में काफी विवाद भी हुआ था। जब वर्ष 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध में निर्णायक जीत के साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, कालांतर में इस मजहबी षड्यंत्र को गति मिली थी। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर में अंग्रेजों ने विवादास्पद अनुच्छेद जोड़कर न केवल अपने पादरियों मिशनरियों के लिए भारत के मतांतरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, बल्कि उन्हें हर प्रकार के आधिकारिक सहयोग का भी आश्वासन दिया था। उस समय गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड मिंटो ने एक ज्ञापन में कुछ मिशनरियों की प्रचार सामग्री पर टिप्पणी की थी। इस ग्रंथ का अधिकांश भाग ब्राह्मणों के सामूहिक संहार को लक्षित करता दिखता है। इस प्रकार चर्च मिशनरी ने अंग्रेजों के साथ गठजोड़ कर निहित स्वार्थ साधन हेतु ब्राह्मणों को कलंकित करने की विधिवत पटकथा लिखनी प्रारंभ की। इस उपक्रम में पहले मद्रास के ब्राह्मणों और अन्य सवर्ण शिक्षित हिंदू वर्ग के मतांतरण का प्रयास किया गया था, किंतु इसमें पूर्णतः असफल रहे थे। तब ब्रिटिश इतिहासकार और नेता थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने अपनी कुख्यात मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन के माध्यम से भारतीय शिक्षा पद्धति को विकृत करने का अभियान चलाया था। मैकाले का मूल उद्देश्य अक्टूबर 1836 में अपने पिता को लिखे पत्र से उजागर होता है कि उन्होंने पत्र में लिखा था कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा नीति सफल हो जाती तो 30 वर्षों के भीतर बंगाल के उच्च घरानों में भी एक मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। इसी विषाक्त गठजोड़ की कोख से
अन्य औपनिवेशिक विकृतियों के साथ 1916 में ब्राह्मण विरोधी जस्टिस पार्टी का जन्म होता है और आगे चलकर अलगाववादी द्रविड़ आंदोलन के रूप में अवतरित हुई है। इसके अंतर्गत हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान करते हुए जुलूस भी निकाले जाने लगे थे। इसी नफरत की प्रतिध्वनि स्वतंत्र भारत में दशकों से सुनाई दे रही है। हालिया वर्षों में द्रुमक नेताओं के द्वारा सनातन धर्म को मिटाने का आह्वान इसका ज्वलंत उदाहरण है। अक्सर मनुस्मृति के बहाने अस्पृश्यता जैसी कृतियों का ठीकरा तथाकथित ब्राह्मणों के सिर पर फोड़ा जाता है, लेकिन यह ग्रंथ शाश्वत नहीं है। फिर कालातीत हिंदू समाज ने समय के अनुरूप स्वयं को ढाला, निरंतर अधिकाधिक बहुलतावाद, लोकतंत्र, पथ निरपेक्ष के आदर्शों को आत्मसात किया। वैसे गांधी जी ने 4 मई 28 को लिखा था कि मनुस्मृति में काफी कुछ प्रशंसनीय है, उसमें कुछ बुरा भी है। सुधारक को अच्छी चीजें ग्रहण करनी चाहिए और बुरी चीजें छोड़ देनी चाहिए। जहां तक अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रश्न है तो सिख गुरुओं को लेकर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, गांधी जी, वीर सावरकर, डॉक्टर अंबेडकर, हेडगेवार आदि ने अस्पृश्यता जैसी सामाजिक व्याधि के विरुद्ध सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया। कोई भी सजग भारतीय अस्पृश्यता का समर्थन नहीं कर सकता। वामपंथी और स्वयं घोषित सेकुलरवादी वर्षों से सामाजिक अन्याय का राग अलापते रहते हैं, किंतु उनका ध्येय विशेषताओं को मिटाना नहीं बल्कि जाति धाराओं को स्थायी बनाना है। इसलिए जब पीटर नवारो का ब्राह्मण विरोधी विषाक्त वक्तव्य चर्चा में आया तब भारत का राजनीतिक वर्ग उसकी ढाल बनकर सामने आ गया है। नवारो के आशय को बोस्टन ब्राह्मण से जोड़कर के मुद्दे को भटकाया भी जाने लगा है। इससे 2 बातें स्पष्ट हैं कि पहली, नवारो की टिप्पणी विशुद्ध भारतीय संदर्भ में थी। दूसरी, जब विश्व पटल पर भारत का गौरव और प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है तो औपनिवेशिक शक्तियों को देश के भीतर अपनी इस विचारधारा के मानस बंधुओं से, हालांकि ये जो पीटर नवारो उन्होंने बहुत बेकार वक्तव्य दिया, ऐसा नहीं देना चाहिए, लेकिन राइटर को हकीकत पर जाकर देखना चाहिए। तो वाकई में बहुत ग्रामीण स्तर पर देखेंगे तो एक बहुत बड़े लेवल की अस्पृश्यता का माहौल है, छुआछूत का, एक भेदभाव का। इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। ये ऊपरी लेवल पे देख रहे हैं अपन तो कुछ नहीं कह सकते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर कई प्रकार से देखा जाए तो आप इसका प्रॉपर तरीका से यदि अन्वेषण करें, प्रॉपर छानबीन करें तो बहुत कुछ मिलेगा। हालांकि इस टाइप से जो विदेशी शक्तियां यदि इसका वक्तव्य देती हैं, जैसे पीटर नवारो ने कहा है, तो ये गलत है। हालांकि अगला जनसत्ता का ये एडिटोरियल है, सियासी सुचिता। एक आदर्श राजनेता वही होता है जो ईमानदार, जिम्मेदार और जनहितैषी हो। पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनता के प्रति जवाबदेही उनके कार्य का हिस्सा है, जो एक आमजन की समस्या और जरूरतों को भली भांति समझे और उनका निराकरण करे। कोई भी जनप्रतिनिधि का यह मूल कर्तव्य है कि यह समाज में सौहार्द, शांति, सामंजस्य और सकारात्मक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे। मगर जब जनता का चुना हुआ नुमाइंदा खुद ही आपराधिक आरोपों के घेरे में आ जाए तब इन सब आदर्शों का क्या महत्व रह जाता है। इस तरह के मामले जब बड़ी संख्या में सामने आने लगे तो सियासत में शुचिता के स्तर का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएटेड फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक हालिया अध्ययन रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि देश के लगभग 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के कुल मंत्रियों में से करीब आधे आपराधिक गतिविधियों में आरोपी हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला और आम जनमानस को सचेत करने वाला है। सवाल है कि अगर जनप्रतिनिधियों की छवि इस तरह की है तो हम किस तरह के समाज और राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिन मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उनमें हत्या, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 40% केंद्रीय मंत्रियों ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में दी थी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पुदुचेरी में 60% से ज्यादा मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे साफ है कि राजनीति में आपराधिक छवि वाले नेताओं का दबदबा बेरोक टोक बढ़ रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दागदार नेताओं को संसद, विधानसभा में भेजने और सरकार का हिस्सा बनाने का मौका कौन दे रहा है। सवाल यह भी है कि जनता को कैसे पता चलेगा कि किस नेता का आचरण कैसा है, उस पर आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं। इसका जवाब चुनाव आयोग के उस कदम
में समाहित है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया कि वे चुनाव में अपने उम्मीदवार घोषित करने के दौरान उन पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करें। अगर कोई दल इन निर्देशों को पूरी तरह पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग निश्चित रूप से उस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें गंभीर आपराधिक मामलों की गिरफ्तारी के 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद को हटाने का प्रावधान है। अगर इस विधेयक को रिपोर्ट के आंकड़े की नज़र से देखा जाए तो केंद्र सरकार की ओर से अहम पहल है, मगर इस पहलू पर गौर करना जरूरी भी है कि नीति और नियत दोनों साफ सुथरी और निष्पक्ष पारदर्शी होना चाहिए, तभी व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। कानून बनाने के साथ साथ उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना भी जरूरी है ताकि समस्याओं को जड़ से उखाड़ा जा सके। अगला राष्ट्रीय सहारा का ये संपादकीय है, ट्रंप की अकड़ डीली। जैसा कि उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ था। अभी तक भारत से खुंदक निकाल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरी में पलटी मारी गई। तो भारत को धो धो कर कोस रहे ट्रंप समझ चुके हैं कि उनकी तिरछी चाल से भारत को जो तो होगा ही बेइज्जती, तो अमेरिका और खुद की भी होने लगी है। शुल्क और रूस तेल खरीद को लेकर के अमेरिका भारत के मध्य भारी तनाव पैदा करने के बाद ट्रंप ने कहा कि दोनों से देशों के बीच विशेष संबंध है। इस पलटी को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के सिवाय और क्या कहा जा सकता है। दोनों देशों के बीच संबंध पिछले 2 दशकों में सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। अपने मित्र से मोदी से मित्रता को याद करते हुए ट्रंप ने कहे बिना नहीं रह सके, मैं हमेशा मोदी को दोस्त रहूंगा, वो शानदार प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप की इस चालबाजी को भांपते हुए भारत को गदगद होने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने पिछले कुछ समय में भारत के साथ जो अपमानकारी हरकतें की हैं, उन्हें भारत को नहीं भूलना चाहिए। अपनी आदर्शों से बाज न आते हुए भी अब भी उन्होंने ये तो कह दिया है कि उन्हें इस समय मोदी द्वारा किए गए काम पसंद नहीं आ रहे हैं। इस बात से निराशा है कि भारत रूस से बहुत ज़्यादा तेल खरीद रहा है। इससे पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा था कि लगता है कि हमने भारत और चीन को हाथों से खो दिया है, ईश्वर करे उनका भविष्य दीर्घकालिक को समृद्ध हो। ट्रंप चीन से भारत को सुधरते रिश्तों में खटास लाने पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ठहाके लगाते चित्रों ने पूरी दुनिया को ध्यान खींचा। इस बीच ट्रंप की बेचैनी बढ़ी थी। वह किसी भी तरह इन तीनों नेताओं में दूरी पैदा करना चाहते हैं। भारत को चाहिए कि बदलती वैश्विक जरूरतों में अपना फायदा देखते हुए किसी चालबाज में न फंसे। अपनी शर्तों पर व्यापार करना सार्वभौमिक राष्ट्र का अपना मसला है। हम किससे तेल खरीदें न खरीदें या कितना खरीदें, अमेरिका को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मोदी ने ट्रंप की चाल को भांपते हुए सदी हुई प्रतिक्रिया दी। उनकी प्रशंसा भी की जा सकती है क्योंकि परिदृश्य में ऐसा बदलाव ट्रंप और अमेरिका पर पड़े दबाव को दिखाता है। भारत को किसी लल्लो चप्पो में आने की जरूरत नहीं है। ये ट्रंप की सीधी लाइन पर आने का संकेत है। शांति स्थापना जरूरी है। वर्तमान में मणिपुर एकमात्र राज्य है जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। मैतेई कुकी को खूनी संघर्ष के चलते इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 1967 के बाद अमेरिकी में राष्ट्रपति शासन लगाने का 11वां उदाहरण है। अब मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति ने कुकी जो समुदाय 2 प्रमुख संगठनों द्वारा सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, कोकोमी शांति स्थापित करने के लिए रोडमैप तैयार कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने कुकी जो विद्रोही समूहों के साथ पुनर्निर्धारित नियमों, शर्तों, आधारभूत नियमों के साथ विशेष सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्रालय का कहना है कि नागरिक समाज संगठनों के समूहों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को यात्रियों और जरूरी वस्तुओं के आवाजाही के लिए खोलने पर सहमति व्यक्त है। मई 2023 में राज्य में कुकी मैतेई के दरमियान हिंसा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अपेक्षित यात्रा को लेकर यह व्यवस्था किए जाने की चर्चा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मोदी 13 सितंबर को वहां जा सकते हैं। जातीय संघर्ष में 250 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। सरकारी इमारतों को क्षति पहुंचाने के अलावा स्थानीय रोजगार भी ठप पड़े हुए हैं। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों ने आम जनता के भीतर दहशत भी पैदा कर दी है। 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को अब तक लौट नहीं पाए। सामान्यतः स्थिति की बहाली को लेकर जनता में निश्चितता देखी जा सकती है। हालांकि राजनीतिक दांव भी हो सकता है क्योंकि लंबे अरसे के बाद मोदी लगातार चुनावी रैलियों में शामिल होने
और विपक्ष पर निशाना साध रहा था। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र का औपचारिक भावधिक सवाल उठाना लाजमी था। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आलोचनाओं को थामने के लिए मोदी की यात्रा हो सकती है, जहां कुछ योजनाओं को ऐलान कर सकते हैं, जिम्मेदाराना व्यवहार का एहसास कराना चाहेंगे। संघर्षग्रस्त राज्य में शांति बहाली को लेकर प्राथमिकता में रखनी चाहिए। चुनावी चकलस के अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी को ख्याल रखना होगा कि देश के किसी कोने को उपेक्षित न रहने दिया जाए। शांति स्थापित करने के लिए प्रति यथाशीघ्र विशेष सतर्कता बरती जाए। इस प्रकार से बहुत ही शानदार ये मणिपुर के संबंध में एडिटोरियल है, ये ट्रंप के संबंध में एडिटोरियल है। और ये जो मतलब जो बिल लेकर है ना 30 दिन के अंदर प्रधानमंत्री वगैरह मंत्री वगैरह उनको यदि रहते हैं 30 दिन तक, तो क्या बोलते हैं वो उनका पद से इस्तीफा ऑटोमेटिक हो जाए उनका, इस टाइप से। और ये जो पीटर नवारो उन्होंने दे दिया है अपना इस भाषण दे दिया, अंडरस्टैंड बोल दिया ब्राह्मणों के संबंध में, तो मतलब इससे वक्तव्यों की निंदा की जानी चाहिए और निंदनीय है। और हालांकि ग्राउंड लेवल पर भी अपनी देख रेख करनी चाहिए, सरकार को सख्त निर्देश और आदेश देना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।